वो महिला बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके चेहरे से मासूमियत टपकती थी और वो अपने करोड़पति पति और बच्चों के साथ एक बड़ी सी हवेली में रहती थी, जहाँ पर ढेर सारे नौकर काम करने वाले लगे हुए थे और उन्हीं काम करने वालों में एक राजमिस्त्री आता था जो उसके घर को बना रहा था और उसी राजमिस्त्री के साथ उसकी प्रेम कहानी, उसके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। अब वो रोज़ रोज़ उस हवेली में उसी राजमिस्त्री के साथ संबंध बनाने लगी थी, अपने पति को धोखा देते हुए। लेकिन सिर्फ धोखे तक बात नहीं रुकती, वो आगे कहानी बढ़ती जाती है और फिर वो एक ऐसी प्लानिंग को अंजाम देती है कि जिसमें वो अपने पति को कुचल डालती है, उसको मौत के घाट उतरवा देती है। लेकिन इतनी प्लानिंग से कि किसी को शक तक नहीं होता कि पति को मारने वाली जो महिला है वो खुद उसकी पत्नी है। लेकिन वो एक गलती की वजह से पकड़ी जाती है और जब इस घटना का शुरू से लेकर आखिर तक खुलासा होता है तो हर कोई दंग रह जाता है कि एक करोड़पति महिला जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद वो एक राजमिस्त्री के प्यार में इस कदर पड़ गई कि वो कातिल बन गई। तो इस घटना को शुरू से जानेंगे आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम मास है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हम जितनी भी घटनाएं लेकर आते हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज की जो घटना है इससे आपको कई सारी बातें सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ समझ में भी आएगा। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये घटना वाकई में बेहद हैरान करने वाली है कि एक करोड़पति महिला सिर्फ लालच में जेल कैसे चली गई। बहुत कुछ इसमें सीखने को है। तो ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर की है। कानपुर का एक थाना है सोनपारा थाना, और सोनपारा थाने का ही एक इलाका है। एक सड़क है जिसका नाम है जयंती सड़क, सरवण जयंती सड़क। उस सड़क पर रोज़ाना सुबह सुबह काफ़ी सारे लोग वॉक करने के लिए अपने अपने घरों से निकलते हैं और 4 नवंबर की सुबह भी काफ़ी लोग वहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं कि अचानक से 5:30 बजे के टाइम पर एक अर्टिका कार वहाँ से निकलती है और एक शख्स को कुचलती हुई एक खंबे से जाकर टकराती है। ढेर सारे लोग जो वहाँ पर थे वो फौरन कार को घेरते हैं, लेकिन कार में बैठा शख्स कार से निकलकर भाग जाता है। कार वहीं पर खड़ी रह जाती है और दूसरी तरफ जिस शख्स को उस कार ने रौंदा था उस शख्स को कार ने पूरे तरीके से कुचल दिया था। फौरन जो सोनपारा थाना पुलिस थी वहाँ फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, शिनाख्त की जाती है, लोगों से पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं कि अरे ये शख्स जो हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना जब वॉक करने के लिए आते हैं तो जान पहचान हो ही जाती है। तो लोग देखकर बोलते हैं कि अरे ये तो राजेश गौतम है जो यहीं पास में ही रहते हैं, सोनपारा के ही रहने वाले हैं और ये रोज़ वॉक पर आते हैं और आज भी ये वॉक पर आए थे और ये जो कार है अर्टिका कार, इसने इनको कुचल दिया। वहीं राजेश गौतम की फैमिली को फ़ोन किया जाता है। फैमिली को जैसे ही पता चलता है तो उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम पिंकी था वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और जो राजेश गौतम थे इनकी उम्र 41 साल थी, इनके 2 बच्चे भी थे। फैमिली वाले थाने में पहुंचते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब जितने भी लोग थे सबको ऐसा ही लग रहा था कि ये जो राजेश गौतम है ये वॉक कर रहे थे और कार जो कंट्रोल से बाहर हुई उसने इनको कुचल दिया। ये सिर्फ एक्सीडेंटली डेथ है, मतलब इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक हादसा है। नॉर्मली हादसे होते रहते हैं, लोग वॉक पर जाते हैं, कोई कार मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार ही जाता है, वैसा ही ये हादसा है। सब लोग यही मानकर चल रहे थे। लेकिन जो राजेश गौतम के भाई हैं वो थाने में पहुंचते हैं और वो पुलिस से बोलते हैं कि सर देखिए ये मुझे लग नहीं रहा है कि ये हादसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे भाई हैं उनको मारा गया है, क्योंकि हमारे भाई की ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं और दूसरी बात उनकी वो कुछ टाइम पहले हमें बता भी रहे थे कि उनका कोई पीछा करता है, तो हो सकता है उनको किसी ने मारा हो। तो वहीं जो सोनपारा पुलिस के थाने के इंचार्ज थे वो ये बोलते हैं कि ऐसा करें आप वापस चले जाएं अपने घर, हम चेक करेंगे जो उस इलाके में CCTV कैमराज वगैरह लगे हुए हैं वो चेक किए जाएंगे और जो शख्स कार के अंदर बैठा हुआ था उसके बारे में भी पता किया जाएगा, कार किसकी है, ये सारी चीज़ें पता की जा रही हैं, थोड़ा सब्र रखें। दूसरी तरफ राजेश गौतम का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में साफ था कि कार ने कुचला है, कुचलने की वजह से मौत हुई है। उनका अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। अब जो पुलिस थी वो जांच पड़ताल में लगी हुई थी। पुलिस उस इलाके के CCTV कैमरास चेक करती है तो पुलिस देखती है कि जो ये अर्टिका कार थी, अर्टिका कार के बराबर में ही एक इको कार भी थी। ये दोनों कारें साथ में जाती हैं और फिर उसके बाद ये दोनों कार वापस भी आती हैं। दोनों कार साथ में थी और जब ये जो राजेश गौतम थे
इनको अर्टिगा कार ने रौंदा, इनको कुचला, और जब कार जाकर उस खंबे से टकराई तो कार में बैठा हुआ शख्स कार से बाहर निकलता है और फिर इको कार उसके बराबर में आकर रुकती है और वो इको कार में बैठकर वहीं से निकल जाता है। पुलिस इको कार, अर्टिगा कार के बारे में पता करती है, जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये कार किसकी है। तो वो कार कानपुर की थी दोनों, और जिन शख्स से वो कारें ली गई थी और जो लोग लेकर गए थे, उस टाइम पर जो उस कार के अंदर बैठा हुआ शख्स था जिसका नाम सुमित था, पुलिस सुमित को ढूंढने में लगी हुई थी। वहीं पुलिस को अब शक होता है कि ये हादसा नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग के तहत जो राजेश गौतम है इनको मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि ये प्लानिंग थी। 2 कारें पहले से वहाँ पर कई घंटों पहले से खड़ी हुई थी और उन हत्यारों को पता था कि राजेश गौतम रोज़ाना वॉक के लिए आते हैं और इसीलिए प्लानिंग से मौत के घाट उतारा गया। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर क्यों उतारा है, इस चीज़ की जांच पड़ताल में लगी हुई थी। वहीं सबसे पहले जो पुलिस का शक जाता है वो पिंकी के ऊपर जाता है। पिंकी की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक की जाती है और पुलिस दूसरी तरफ सुमित और जो विकास सोनकर था और शैलेंद्र था, इन तीनों को ढूंढ रही थी, क्योंकि ये तीनों उस टाइम पर कार में सवार थे। और दूसरी तरफ जब पिंकी के फ़ोन की जो डिटेल्स थी वो चेक की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो शैलेंद्र है इसकी बातचीत बल्कि पिंकी से ही नहीं बल्कि राजेश गौतम से भी होती थी। पुलिस के मामला समझ में आता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ आपसी मैटर है। सबसे पहले पुलिस पिंकी को गिरफ्तार करने के लिए जब पहुंचती है तो पिंकी फ़ौरन जो कुछ पुलिस को आता हुआ देख के पुलिस पूछताछ करने के लिए आई है तो वो कुछ कीटनाशक दवाएं खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो जाती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। अब पुलिस पिंकी से तो पूछताछ नहीं कर सकती, वहीं दूसरी तरफ शैलेंद्र को ढूंढ रही थी और विकास सोनकर और सुमित इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। इन तीनों गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछा जाता है कि तुमने इन 2 कारों से आखिर राजेश गौतम को क्यों कुचला, कुचलने के पीछे वजह क्या थी। वहीं जब सुमित से और जो ये विकास सोनकर था इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो दोनों बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता, हमसे तो शैलेंद्र ने बोला था। सुमित बताता है कि शैलेंद्र ने मुझे 2.5 लाख रुपए दिए और विकास सोनकर बताता है कि मुझे भी 2 लाख रुपए दिए गए हैं, हम तो इस वजह से प्लानिंग में शामिल थे, हमें नहीं पता कि आखिर राजेश गौतम को शैलेंद्र क्यों मारना चाहता था। पुलिस शैलेंद्र से पूछताछ करती है। शैलेंद्र एक राजमिस्त्री था जो घर मकान बनाता था। उससे पूछा जाता है कि तुमने जो राजेश गौतम थे उनको क्यों मारा, आखिर वजह क्या है, और तुम्हारी तो राजेश गौतम की पत्नी से बातचीत होती थी, राजेश गौतम की यहाँ पर तुम काम भी करती थी, वहाँ पर तुमने घर उनका बनाया है, आखिर तुमने क्यों मारा, क्यों मारा। जब ये सवाल जवाब किए जाते हैं तो बताता है कि वो तो छोटे मोटे घर बनाता था और घर बनाते हुए ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी क्योंकि वो राजमिस्त्री है। लेकिन 2021 में उसकी मुलाकात राजेश गौतम से होती है। राजेश गौतम उससे बोलते हैं कि हमारा कानपुर में एक बड़ा सा प्लॉट पड़ा हुआ है, इसको बनाने का काम शुरू करो, और 2021 में ही वो उसको बनाने का काम शुरू कर देता है। जो राजेश गौतम थे इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर थे। पहले ये सरकारी टीचर थे, लेकिन सरकारी टीचर के साथ साथ इन्होंने प्रॉपर्टी का काम चालू किया था, तो इसलिए करोड़पति बन चुके थे। इनकी ढेर सारी प्रॉपर्टियां थी और उन प्रॉपर्टियों के काम मुझसे करवाते थे। मैं इनकी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो कुछ बनाना होता वो मैं बना देता। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन 22 में जब इनकी हवेली में कुछ काम होता है तो ये मुझे अपनी हवेली में बुलाते हैं, अपने हवेली का कामकाज करवाते हैं। मैं इनकी हवेली में अब मेरा रोज़ाना आना जाना शुरू हो जाता है और उसके बीच मुझे इनकी पत्नी के ऊपर नज़र पड़ती है जिसका नाम पिंकी था, जो पढ़ी लिखी थी, बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी और बीएड भी करी हुई थी। जब मैं पिंकी को देखता हूँ, उसके मासूम चेहरे को देखता हूँ, तो मेरा दिल अंदर से बाग बाग हो जाता है। मेरा दिल पिंकी के ऊपर आ जाता है और उसके बाद से ही मैं पिंकी को देखना शुरू कर देता हूँ। अब मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, जो राजेश गौतम थे वो पिंकी को बहुत ज़्यादा मारा करते थे और मारने के साथ साथ दोनों के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। और यही वजह थी कि जब भी राजेश गौतम मेरे पैसे नहीं देते थे तो मैं पिंकी से बोलता, उनको बोलने के बाद वो मेरे पैसे दिलवा देती और थोड़े बहुत पैसे वो मुझे अपने पास से दे देती। और 2022 में ही मैं उनको प्रपोज करता हूँ, पिंकी को बोलता हूँ कि मैं तुम्हें बेहद ज़्यादा पसंद करता हूँ। पिंकी राज़ी हो जाती हैं और फिर मेरे पिंकी से अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। मैं उस हवेली के अंदर ही पिंकी के साथ संबंध बनाता, ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, सब कुछ बड़ा मस्त चल रहा था। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। 2023 की शुरुआत में ही जो पिंकी का पति था राजेश गौतम, उसको हम दोनों के अवैध संबंधों के बारे में पता चल जाता है और वो
मेरा उस हवेली के अंदर आना पूरे तरीके से बैन कर देता है, मुझसे बातचीत करना सब कुछ ख़त्म कर देता है, मुझसे बोल देता है कि आज के बाद मैं उससे बातचीत ना करूं। और फिर वो पिंकी के ऊपर भी, अपनी पत्नी के ऊपर बंदिशें लगा देता है। अब जाहिर सी बात है, एक पिंकी जो एक युवक के साथ संबंध बनाने लगी थी, एक जवान युवक के साथ, और फिर उसको रोक दिया गया, तो वो भी परेशान थी। वो भी अपने पति राजेश गौतम से बराबर लड़ा करती थी, झगड़ा करती थी, और वो यही सब कुछ बराबर चल रहा था। इसी बीच शैलेंद्र बताता है कि पिंकी एक दिन मेरे पास फ़ोन करती है और मुझसे बोलती है कि जो मेरे पति हैं राजेश गौतम, उन्होंने अपना जीवन बीमा 3 करोड़ रुपए का जीवन बीमा करवा रखा है। 35 करोड़ की उनकी टोटल प्रॉपर्टी है। अगर तुम उनको मार दो, उनकी हत्या कर दो एक ऐसी प्लानिंग से जो एक्सीडेंट लगे, तो 3 करोड़ मुझे अलग मिलेंगे, 45 करोड़ की मेरी ज़मीन मिलेगी, और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी होंगी फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तुम इस हवेली के मालिक बन जाओगे। अब शैलेंद्र सुनकर सपने देखने लगता है कि इस हवेली का मालिक और जो पिंकी के 2 बच्चे हैं वो उनको भी अपना लेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, परेशान मत हो, बस मुझे थोड़े बहुत पैसे दो, उन पैसों से मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग करता हूँ और उसके बाद इस घटना को अंजाम दूंगा। ये जो विकास सोनकर है, ये उसके मामा का लड़का था। ये विकास सोनकर से बातचीत करता है कि ऐसे ऐसे एक शख्स को मारना है, अगर तुम इस काम में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए और एक अच्छी सी नौकरी दूंगा अपनी हवेली के अंदर ही। फिर उसके बाद ये सुमित से बात करते हैं। सुमित ड्राइवर था, सुमित से भी यही बोलते हैं। सुमित को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उससे बोलता है कि तुम्हें सिर्फ एक्सीडेंट करना है। ये पूरी प्लानिंग थी। 4 नवंबर को जब सुमित कार से एक्सीडेंट करता है, उसको जो राजेश गौतम था उनको कुचलता है, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और खंबे से टकराकर पंचर हो जाती है। तो इस वजह से ये लोग वहाँ से भागते हैं और इको कार में बैठने की वजह से पुलिस ने इनको पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। फिर ये बयान सुनने के बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पिंकी की हालत बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है। पिंकी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और चारों को लाया जाता है। ये जो पिंकी थी, इसकी शादी राजेश गौतम से 2012 में हुई थी। पिंकी बीएड करी हुई थी, राजेश गौतम सरकारी टीचर थे। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन राजेश गौतम ने हल्के हल्के प्रॉपर्टी का काम किया, फिर वो करोड़पति हो गए। वहीं और लेकिन सिर्फ पिंकी को एक जवान युवक मिलने की वजह से वो इतनी ज़्यादा फिसल गई कि वो अपने पति को, अपने बच्चों तक के बारे में उसने नहीं सोचा और इतना बड़ा कदम उठा लिया। वहीं शैलेंद्र ने यह भी बताया कि जब उसने एक्सीडेंट कर दिया तो उसने पिंकी को फ़ोन किया और पिंकी को बोला क्या काम हो गया है। पिंकी बोलती है कि अच्छे से एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ख़त्म कर दिया या नहीं कर दिया। तो शैलेंद्र बोलता है कि हाँ ख़त्म कर दिया, और फ़ोन कट गया। प्लानिंग इनकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की वजह से ये लोग पकड़े गए। अगर कैमरे ना होते तो शायद ये लोग पकड़े नहीं जाते, सिर्फ ये एक्सीडेंट लगता और उसके बाद पिंकी अपने प्रेमी शैलेंद्र के साथ रहती, बड़ी सी हवेली शैलेंद्र के पास होती, करोड़पति होता। लेकिन एक गलती की वजह से पकड़े गए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सीखने वाली बात यह कि देखिए, जो पिंकी का और शैलेंद्र का कहना है वो ये है कि जो राजेश गौतम था वो पिंकी को बेहद ज़्यादा मारता था, पीटता था। इस वजह से पिंकी तंग आ चुकी थी और यही ख़ास वजह थी कि पिंकी राजमिस्त्री से प्यार कर बैठी। अगर उसका पति उसको प्यार करता, उसको वो सारी चीज़ें देता जो वो चाहती थी, तो कभी भी उसके अवैध संबंध शुरू ना होते। तो जो अवैध संबंध का मामला है उसमें किसी न किसी एक चीज़ की कमी ज़रूर होती है। अगर महिला है तो महिला को कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल रही होगी, कमी लग रही होगी, जिस वजह से वो दूसरी तरफ जाती है। और ऐसा ही लड़कों का और आदमियों का मामला है, अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो भी ऐसा ही करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसका ख्याल रखें कि उसके पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। कमी सिर्फ पैसे की नहीं होती बल्कि प्यार की भी होती है, जो राजेश गौतम पिंकी को इतना नहीं करता था। पिंकी ने अपने फैमिली वालों को ये बोला था कि वो तलाक ले ले, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। वहीं और दूसरी बात इसमें यह भी है कि राजमिस्त्री जो शैलेंद्र था उसने इतने बड़े बड़े सपने देख लिए। अगर वो नॉर्मल रहता, सोच समझ कर रहता, जो पिंकी थी उसके साथ नॉर्मल बातचीत हो रही थी, इस हत्या के मामले को अंजाम नहीं देता, लालच में ना फिसता, तो आज उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से ख़त्म ना होती। अब पिंकी होगा। लेकिन इस घटना से हमें सबसे ज़्यादा यही सीखने को मिलता है कि देखिए, पिंकी थी, अगर पिंकी को एक बार भी लगता कि वो पकड़ी जाएगी तो वो कभी भी गलत काम नहीं करती। शैलेंद्र और सुमित और विकास, इन सब को अगर ये लगता कि ये पकड़े जाएंगे तो ये कभी गलत काम नहीं करते। गलत काम की सबसे बड़ी वजह ये है कि गलत काम करते टाइम ऐसा लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और वही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है
या आपके दिमाग में कभी ख्याल आता है तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें, अच्छे रास्ते पर चलें, बुरी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। जो चीज़ आपके पास है उसको सही करने की कोशिश करें। आप ये ना करें कि उसको साइड कर देते हैं, किसी और के साथ शुरू कर देते हैं। इसमें सिर्फ क्राइम होती हैं और बर्बादी होती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हैं, और अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में सारे लोगों के नाम लिए जाएंगे और सारे कमेंट्स के जवाब दिए जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।